जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने सरकार ने इंटरनेट के यूज को लेकर काफी बड़े बयान देते हुए यह साफ किया था कि इंटरनेट का इस्तेमाल किसी भी तरीके से आतंकवाद की गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। इंटरनेट का यूज इंटरनेट यूज करने वालों के लिए बहुत ही सेफ और विश्वासपूर्ण होना चाहिए और इस तरह की सभी गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी बातें भारत सरकार ने कही थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को साफ किया था कि कुछ भी करके हमें ऐसा प्रबंध करना होगा कि इंटरनेट किसी भी तरीके से आतंकवाद की घटनाओं में शामिल ना हो और आतंकवादी किसी भी तरीके से इंटरनेट का प्रयोग अपने किसी भी गतिविधि में ना कर पाए। दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब भारत में दोस्तों आईटी रूल्स के संशोधन की बात उठ गई है और सरकार ने भी इस बात के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है कि जो आईटी रूल्स हैं 2021 के, उनको अमेंड किया जाएगा, उनको संशोधित यहां पर दोस्तों किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो आरटी रूल्स हैं, जो आईटी रूल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2021 के, उसमें क्या संशोधन होने की बात की गई है और कौन से संशोधन उसमें किए जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, जानेंगे दोस्तों कौन से होते हैं आईटी रूल और क्या इसमें संशोधन कर रही है सरकार, किस तरीके से इसको सख्त बनाया जा रहा है ताकि इसका प्रयोग किसी भी तरीके से गलत गतिविधियों में ना होने पाए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रवि चंद्रशेखर के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स हैं 2021 के, उसमें संशोधन किया जाएगा। और साथ ही साथ यह भी उन्होंने कहा था कि यह संशोधन केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि इंटरनेट का प्रयोग बहुत ही सुरक्षित हो जाए, विश्वासपूर्ण हो जाए और एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी वहां पे जनरेट हो कि भाई जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं या इंटरनेट इंटरमीडिएरीज हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो कि वो इस बात को समझें कि इंटरनेट का प्रयोग किसी भी तरीके से गलत न्यूज या गलत गतिविधियों के लिए ना हो। इन सब बातों को इंश्योर करने के लिए हम बहुत सारे संशोधन करने जा रहे हैं ताकि हमारे डिजिटल जो नागरिक हैं, जो डिजिटल एरिया में प्रेजेंट करते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित, सेफ और खुला महसूस दोस्तों कर सके। इसके लिए दोस्तों हम जानते हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट की यहां बात की गई है, तो हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले नई गाइडलाइन जारी हो गई है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस समय अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया दोस्तों सोशल मीडिया बना हुआ है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर ट्विटर हो या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम हो। हम में से हर एक ये जानता है कि हम अपने संबंधियों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से ज्यादा कनेक्ट जो रहते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही रह पाते हैं। फेस टू फेस या वन बाय वन जो कनेक्शन है वो दोस्तों खत्म होता जा रहा है। यानी सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक रिस्क बना हुआ है हमारी लाइफ को लेकर कि भाई सारी जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे में अब तक ये कहानी थी कि सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएरीज हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये जो उनके यूजर्स हैं उनको केवल एक गाइडलाइन जारी करता था कि आप किसी भी तरह का जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, जो किसी भी तरह का अनलॉफुल कंटेंट है या हार्मफुल कंटेंट है, इसको अपलोड मत कीजिए। केवल ये दोस्तों कहता था, इसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी। चाहे कोई यूजर ऐसा कर भी दे तो भी दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात वहां पे नहीं होती थी। लेकिन अब दोस्तों संशोधन के माध्यम से इसको लीगलाइज कर दिया गया है। यानी अब सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएरीज हैं वो केवल ये बात कहेंगे नहीं बल्कि लीगली इंपोज भी करेंगे इस बात को। और अगर ऐसा कहीं होता है तो उस कंटेंट को तुरंत वहां से हटाया जाएगा, तुरंत उस कंटेंट को वहां से दोस्तों मिटाया जाएगा। इस प्रकार की नई गाइडलाइन दोस्तों आ गई है, जिसमें जो हमारे इंटरमीडिएरीज हैं, जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं, उनके ऊपर दोस्तों एक यहां पे नियम बना दिया गया कि वो अब लीगलाइज करेंगे और अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, वो लीगल ऑब्लिगेशन दोस्तों लेंगे ताकि भाई यहां पे किसी भी तरह का हार्मफुल या अनलॉफुल कंटेंट ना आने पाए। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं वो ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत जो हमें राइट टू एक्सप्रेस का यानी अपनी बात रखने का, विचारों की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, उसका भी हनन ना हो पाए और वो भी सही तरीके से उसके अधिकार यहाँ पे मिलते रहे। यानी हमारी जो डिलीजेंस है, हमारी जो प्राइवेसी है और हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो दोस्तों बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। उस पर कोई भी हस्तक्षेप दोस्तों नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को अब रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन तो बताते हैं, लेकिन वो दोस्तों जनरली इंडिया की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं।
आप फेसबुक पर जाएंगे, व्हाट्सएप पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, ट्विटर पर जाएंगे, हर जगह आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेंगे कि आपको किस तरह का कंटेंट पेश करना है, किस तरह का नहीं करना है, कौन से कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं कराने हैं, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश होगी। ऐसे में जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल यूजर है, वो उसको नहीं समझ पाता। तो अब सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और उसके यूजर के बीच में, वो क्षेत्रीय भाषा में ही होगा, किसी भी भारतीय क्षेत्रीय भाषा में ही होगा, ताकि यूजर अच्छे से उन रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ पाए, कम्युनिकेशन आसान हो पाए और वो उन चीजों को जान पाए जो उसके लिए जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों जो अमेंडमेंट का रूल नंबर 3 है, उसमें भी जो उपखंड है 1, उसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों दो शब्दों को वहां से हटाया गया है। एक शब्द है डिफेमेटरी और दूसरा है लाइबिलियस, यानी जो अपमानजनक होता है या फिर जो मानहानिजनक होता है, इन दोनों शब्दों को वहां से हटा दिया गया है। यानी अब ये न्यायालय तय करेगा कि कौन सा कंटेंट जो है वो सम्मानजनक नहीं है, कौन सा कंटेंट जो है वो मानहानिजनक है। ये तय करने का पूरा राइट जो है वो अब न्यायालय को दे दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू दोस्तों ये तय करेगा कि कोई भी कंटेंट जो है वो डिफेमेटरी है या लाइबलस है या नहीं है। तो ये एक दोस्तों बड़ा कदम यहां पे माना जा रहा है इस प्रकार के अमेंडमेंट में। इसके साथ अगर बात करें तो यहां पर जो उपखंड है 1, उसका रूल नंबर 3 जो है, उसके अनुसार दोस्तों धर्म और जाति आधारित जो फ्रेज है उसको भी बदलने का यहां पे बात कही गई है। अब कौन से कंटेंट हमारे धर्म और जातियों के बीच में वैमनस्य फैला सकते हैं या विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच में हिंसा फैला सकते हैं, इस बात को ध्यान में करने के लिए जो फ्रेज है उसको भी रीफ्रेज किया जाएगा और ऐसे कंटेंट की पहचान की जाएगी कि जो विभिन्न धर्मों या विभिन्न जातियों के बीच में हिंसा को फैला सकता है। और इस फ्रेज को पहचान कर, इस कंटेंट को पहचान कर उसे तुरंत वहां से हटाया जाएगा, उसे तुरंत वहां से बाहर निकाला जाएगा और जो उपयुक्त कार्रवाई है वो यहां पर की जाएगी। यानी धर्मों के बीच में आपने देखा, जातियों के बीच में आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे रूमर फैलाए जाते हैं, बहुत सारे इंटेंशनली जो रूमर होते हैं वो फैलाए जाते हैं, जिनसे धर्मों और जातियों के बीच में वैमनस्य होता है, धर्मों और जातियों के बीच में भेदभाव उत्पन्न होता है और हिंसा का रूप भी दोस्तों वो ले लेता है। तो इन चीजों को रोकने के लिए ऐसे जो कंटेंट है उनकी पहचान करने के लिए नई बिल्कुल बनाई जाएगी, उसमें रिफ्रेश करा जाएगा, आपको उसमें बताया जाएगा कि देखिए इस तरह का कंटेंट होगा तो वो अपलोड नहीं होने दिया जाएगा, जिससे विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के बीच में जो वैमनस्य फैलता है, जो हिंसा फैलती है, उसको यहां पर रोका जा सके। इसके साथ साथ दोस्तों एक ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी भी बनाई जाएगी। जी हां, यानी अगर मान लीजिए मैं सोशल मीडिया यूजर हूं या कोई भी अन्य यूजर है, तो वो किसी भी कंटेंट के विरुद्ध, किसी भी लेख के विरुद्ध या किसी भी एक्टिविटी के विरुद्ध अगर उसे लगता है कि वे नियमों का पालन नहीं किया गया है और ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, तो उसके खिलाफ दोस्तों वो क्या कर सकता है, उस कमेटी में अपील कर सकता है। उसके डिसीजन जो होंगे दोस्तों वो इंटरमीडियरीज के द्वारा लिए जाएंगे। जो कंप्लेंट है यूजर की, उस पर जो इंटरमीडियरीज है वो अपने डिसीजन लेगा, लेकिन वो उसकी अपील कमेटी को दोस्तों क्या कर सकता है, वहां पर एक शिकायत दे सकता है, कंप्लेंट अपनी वहां पे दर्ज करा सकता है। लेकिन अब यहां पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अब इंटरमीडियरीज इस बात के लिए बाध्य होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी जो कंप्लेंट है वो देखी जाए और उस कंप्लेंट में अगर कुछ भी सच्चाई है तो उसके लिए कार्रवाई वहां पर की जाए। साथ ही साथ अगर कंप्लेंट पर सही सुविधाजनक आंसर नहीं मिलता है तो अब यूजर, उसके लिए कोर्ट का रास्ता भी खुला रहेगा, वो कोर्ट में भी उसकी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है और वहां भी दोस्तों वो जा सकता है, अपने कोर्ट में भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ अमेंडमेंट थे दोस्तों जो करने की बात की गई है। हालांकि बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, लेकिन मुख्य मुख्य यहाँ पे अमेंडमेंट मैंने आपको बताए हैं जिससे आपको समझ में आए कि आईटी रूल्स के लिए क्या सरकार यहाँ पे करने वाली है। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि आईटी रूल 2021 के अंतर्गत क्या क्या चीजें मुख्य मुख्य थी, वो भी एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सोशल मीडिया एक्सरसाइज था ग्रेटर डिलीगेंस के लिए, यानी जो आईटी रूल 2021 में बताया गया था कि भाई जो डिलीगेंस है उसको बढ़ाना है विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। यानी जो भी कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के प्लेटफॉर्म पर है, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो या फिर ट्विटर पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, उसकी डेलीगेंसी में दोस्तों कमी ना आए। वो डेलीगेंसी दोस्तों क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करने के लिए आईटी रूल्स में प्रावधान किए गए थे।
इसके अतिरिक्त आईटी रूल 2021 में भी ये कहा गया था कि एक ग्रेवियंस ऑफिसर होगा जो जिसका काम होगा कि अनलॉफुल जो अनफिटिंग कंटेंट है उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, उसको टाइम फ्रेम से हटाया जाए, और जो भी उसके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों के अनुसार दोस्तों काम किया जाए, यूजर्स की शिकायतों को देखा जाए और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों एक्टिविटी यहां पर की जाए। ये आईटी रूल 2021 में भी दोस्तों हमारा लिखा गया था। इसके अलावा जो ऑनलाइन सेफ्टी है, डिग्निटी है यूजर्स की, वो दोस्तों बनी रहनी चाहिए। आईटी रूल 2021 में साफ तौर पे लिखा गया था कि भाई 24 घंटे के अंदर आपको इस प्रकार का कंटेंट हटाना ही होगा, रिमूव करना ही होगा जो ऑब्जेक्शनेबल हो या जिसके विरुद्ध जो है वो शिकायत मिली हो और पक्का प्रूफ मिल गया हो कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, या फिर वो एक्सपोज हो गया हो किसी भी प्राइवेट एरिया के इंडिविजुअल के थ्रू। ऐसे कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाना ही होगा, चाहे वो पार्शियल न्यूडिटी का कंटेंट हो या फिर इनसेक्सुअल एक्ट हो या फिर और कोई नेचर ऑफ इंप्रेशन हो, चाहे किसी भी तरह का हो, अगर वो ऑब्जेक्शनेबल है, अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे 24 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा। ये भी दोस्तों रूल्स था हमारा आईटी रूल 2021 में। इसके अतिरिक्त प्राइवेसी जो पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में जनता को, यूजर्स को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, इसको भी कहा गया था आईटी रूल्स में कि जितने भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं वो क्या करेंगे, वो अपने यूजर्स को एजुकेट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि भाई किस तरीके से अपने डेटा कंटेंट को प्राइवेट रखना है, किस तरह की चीजों को पब्लिकली करना है, किस तरह की चीजों को आपको छुपाना है वगैरह। ये सब बातें उसमें लिखी होती हैं। डिफेमेटरी क्या होती है, रेसिकली क्या होती है, एथनिकली क्या होती है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसे कहते हैं या क्या क्या चीजें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट में आएंगी, एडोफिलिक कंटेंट क्या होता है, थ्रेटनिंग इधर यूनिटी मतलब जो एकता के लिए खतरा है, ऐसे कौन से कंटेंट हो सकते हैं, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इन सब चीजों के लिए कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, ये सब बातें दोस्तों यहां पे बताई जाए इंटरमीडिएट्स के द्वारा सभी देशों को, सभी लोगों को जो को चूज कर रहे हैं। तो इन तरह की बात दोस्तों यहाँ पे आईटी एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको समझाई गई थी। तो ये पूरा मैंने आपको समझाया आईटी रूल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या चीज आपको यहाँ पे समझ में आई, क्या सरकार वाकई में सही कर रही है आईटी रूल्स को बदलकर उसको और कठिन कर या उसको और अमेंड कर क्या सरकार सही कर रही है, और आपके हिसाब से सोशल मीडिया पर जो र्यूमर्स फैलते हैं, जो गलत खबरें फैलती हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करना चाहिए या कौन कौन से उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, ये मुझे कमेंट करके आप बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा ऐसी धमाकेदार वीडियोस जिसमें आप सीखेंगे नई चीजें और नई बातों का पता करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने यहाँ पे समय दिया। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और हमेशा आलस से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।